देखो जनगणना अगला टॉपिक है आपका तीसरा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पेपर में आते ही आते हैं हर स्थिति, ठीक। अब हम दोनों जनगणनाओं को लेके चलेंगे, भारत की भी और मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम ये समझ लें कि जनगणना का महत्व क्या है, क्योंकि अब याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जनगणना आखिर करते क्यों है, ठीक है। देखो जनगणना करने के पीछे का कारण क्या है। आप और हमने ये बात तो सुनी है कि भारत विविध भाषी देश है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, वर्ग के लोग रहते हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद अपने क्षेत्रफल के साथ पूरे विश्व का 7वां बड़ा क्या है देश है, इसका मतलब बड़ा देश है। अगर जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। इसका मतलब जनसंख्या भी ज्यादा है, विभिन्न भाषाओं के लोग भी भारत में रह रहे हैं, आर्थिक असमानता भी भारत में पाई जाती है, ठीक है। अब अगर अपन ये मान लें कि अगर राजतंत्र होता तो राजतंत्र होता वर्णकर लोग अगर एक राजा है तो उस राजा को ये पता होना चाहिए कि मेरी प्रजा कितनी सुखी है, कितनी समृद्ध है, कितने गरीब हैं, कितने रोजगार से हैं, कितने बेरोजगार से, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है यानी जो बेरोजगार है, या कितने मेरी प्रजा में किस धर्म को मानने वाले हैं, कौन से कच्चे मकानों में रह रहे हैं, कौन से पक्के मकानों में रह रहे हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, ये पूरा आंकड़ा राजा के पास होता था, ठीक है। अगर इसकी अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ देखें तो हमें ऋग्वेद में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और हम अगर देखें आईने अकबरी अबुल फजल की जो पुस्तक है उसमें भी जनगणना के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें भी जनगणना के बारे में क्या मिलती है, जानकारियां मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि जनगणना यानी लोगों की गणना इसलिए की जाती है ताकि हमारे लोकतंत्रात्मक या फिर विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों में ये पता चल सके कि वहाँ की लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों का सामाजिक स्तर क्या है, वहाँ के लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं या पक्के मकानों में रह रहे हैं, वहाँ पर किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, किस संप्रदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये पूरा आंकड़ा लेने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये सारी जानकारियां सरकार लेना चाहती है या राजा लेना चाहता है तो क्यों लेना चाहता है। लेना इसलिए चाहता है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि अगर बेरोजगार लोग होंगे तो फिर उनको रोजगार का सृजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करने की व्यवस्था कौन करेगा, राजा करेगा। तो सरकार के पास भी ऐसा आंकड़ा होना जरूरी है ताकि वो ऐसे लोगों का आंकड़ा इकट्ठा कर सके, ताकि उसे ये पता चल सके कि हमारे राज्य में या हमारे देश में कितने लोग अशिक्षित या बेरोजगार हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनगणना इसलिए भी की जाती है ताकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये किया जा सके कि रोजगारों का सृजन किया जा सके। एक तो कारण है ये। दूसरा, आपने संविधान में ये पढ़ा होगा कि जब विधानसभा और लोकसभा की सीटों में जो आरक्षण होता है वो आरक्षण किसी भी राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है। अब ऐसा तो है नहीं है कि कांस्टेंट है जनसंख्या, हर 10 साल में भारत एक ब्राजील पैदा करता है। ब्राजील पैदा करने का मतलब ये कि ब्राजील देश की जितनी जनसंख्या है उतनी 10 साल में भारत में ठगुआईगिरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इतने में सब लोगों के पास तो रोजगार होगा नहीं, सब तो शिक्षित होंगे नहीं, तो परिसीमन करना है। परिसीमन आयोग का नाम आपने संविधान में पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में एससी को कितनी सीटें दी जाएं, एसटी को कितनी सीटें दी जाएं, पिछड़े वर्गों को कितनी सीटें दी जाएं, कहने का मतलब राजनीतिक आरक्षण कितना दिया जाए, ये जानकारी इकट्ठी करने के लिए भी जनगणना क्या होती है, की जाती है। अगली बात ये कि कितने लोगों ने तरक्की कर ली है। जैसे पिछले 10 साल में हो सकता है कि कई लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हो, या पिछले 10 सालों में कई लोगों का शैक्षिक स्तर पिछड़ा हुआ हो, रहन सहन का स्तर पिछड़ा हुआ हो, लेकिन अब 10 साल में ये देखा जाता है कि उनकी जीवन शैली में कितना क्या आया है, परिवर्तन आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जनगणना करने के पीछे सरकार कहीं ना कहीं ऐसे वास्तविक मामले जुटाती है जिससे वो नीतियां बना सके। अपने भविष्य की जो नीतियां हैं देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नई नीतियां, नई योजनाएं बनाने के लिए जनगणना क्या की जाती है, एक माध्यम है, ये कोशिश है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरीके से पर्याप्त 100% सिक्योर डाटा होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटियां होती हैं, लेकिन ये सरकार का एक सफलतम प्रयास है जिसमें हजारों करोड़ रुपए क्या होता है, खर्च होता है। तो मेरे हिसाब से जनगणना के बारे में आपको बात समझ आ गई होगी कि जनगणना क्यों कराई जाती है, जनगणना के पीछे के कारण क्या है, ठीक। तो ये तो बात हुई किसकी, जनगणना के महत्व की। अब दूसरी बात आती है कि जनगणना की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो देखो जैसे मैंने कहा कि भाई
जो जनगणना है ये तो अपनी मैंने बताया ऋग्वेद में है, या मैंने कहा कि क्या नाम से आपकी अबुल फजल की आईने अखबारी में है या अर्थशास्त्र में है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वैश्विक स्तर पर अगर देखें, ठीक है, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें जनगणना के बारे में, तो हमें एक देश का नाम याद आता है, किसका? इंग्लैंड का। ठीक है, तो इंग्लैंड में 1801 में पहली बार क्या की गई थी? जनगणना की गई थी। ठीक है, कहां पर? इंग्लैंड में। और आधुनिक पद्धति में जिस तरीके से हम आज अपनी जनगणना करते हैं, हालांकि इसमें हर बार परिवर्तन आते हैं, 2021 की जो जनगणना होगी वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज होगी, उसमें किसी भी तरीके का ये आंकड़े हैं, अभी कोरोना क्या करवाता है ये तो नहीं पता, लेकिन 2021 के जो आंकड़े हैं, 2021 की जनगणना जिस तरीके से होनी है, अब वो क्या होगी? पूरी तरीके से डिजिटल होगी। अब कैसे गवर्नमेंट करवाएगी उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इंग्लैंड के बाद एक देश का नाम आता है, किसका? स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन इसलिए जाना जाता है कि स्वीडन ने आज जो पद्धति हम जिसको उपयोग करते हैं उस पद्धति से करने वाला पहला देश है। आप ये कहें कि आधुनिक पद्धति से जनगणना करने वाला पहला देश है कौन सा? स्वीडन। ठीक है, तो देखो ये एक देश आता है कौन सा? अमेरिका। ठीक, तो देखो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक देश में 10 साल के बाद क्या होती हो? जनगणना होती हो। फ्रांस में और जर्मनी में प्रत्येक 5 साल के बाद जनगणना होती है। वहीं पर ब्रिटेन, भारत और अमेरिका में अगर हम देखें तो कितने वर्ष में जनगणना होती है? 10 वर्ष में। ठीक है, तो ये जो दशकीय जनगणना है ये सबसे पहले शुरू की गई थी कहां पर? अमेरिका। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कहां हुई, तो इंग्लैंड में हुई। अगर ये पूछा जाए कि आधुनिक पद्धति पर सबसे पहले जनगणना कहां हुई, स्वीडन में हुई। और अगर ये पूछा जाए कि दशकीय जनगणना सबसे पहले कहां हुई, तो अमेरिका में हुई। बात समझ आ गई? तो ये तो छोटी सी बात है काय को लेकर, किसकी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर। अब हम अगर बात करें किसकी? भारत की। ठीक है, अब किसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें किसकी? भारत की, तो भारत में हम सबने पढ़ा है कि तात्कालिक वायसराय थे कौन? लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के समय में, इस समय क्या हो गया था? गवर्नर जनरल का पद खत्म हो चुका था। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने क्या कहा जाने लगा था? वायसराय। तो अब मेयो क्या थे? वायसराय थे। और इनके समय में सबसे पहले कब? 1872 में क्या की गई? एक जनगणना की गई। और यहीं से क्या माना जाता है? भारत की जनगणना का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। ठीक, तो भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1872 में पहली बार क्या हुई? ये जनगणना हुई। अब 1872 से जो जनगणना हुई तो प्रत्येक 10 साल पर बिना किसी रोक-टोक के क्या होती रही? जनगणना होती रही। तो इस तरीके से प्रत्येक जनगणना लगातार होती रही। 1901 में हुई, फिर उसके बाद 1911 में, फिर उसके बाद 1921 में, फिर उसके बाद 1931, 1941, 1951। ठीक है, अब ये 51 पर आकर मैं इसलिए रुका हूं, शायद यहाँ पर आकर देश आजाद हो गया इन दोनों के बीच। ठीक है, तो देखें अगर हम यहाँ पर के आजादी से पहले भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी? 81 में, 91 में, फिर आपके कितने में? 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में, फिर 1900 कितने में? 31 में, फिर 1941 में। ठीक है, कितनी जनगणनाएं हो गई? जनगणना। ठीक है, तो ये हमारी आजादी से पहले की जनगणनाएं हैं। ठीक है, और आजादी के बाद जो जनगणना हुई वो पहली जनगणना कब हुई? 51 में। यहाँ से क्या चलती है? आजाद स्वतंत्र भारत की जनगणना चलती है। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में। अगर ये पूछा जाए कि 1800 की भारत में पहली जो जनगणना हुई तो उस जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 1881 की जनगणना है, यहाँ से माना जाता है कि क्या हुई? नियमित जनगणना हुई। और यहाँ पर जो वायसराय थे उस वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1872 में जो जनगणना हुई तब जनगणना के लिए अलग से क्या नहीं था? एक विभाग नहीं था। 1881 में पहली बार जनगणना के लिए एक अलग विभाग का क्या किया गया? गठन किया गया। और फिर यहाँ से नियमित जनगणना क्या हुई? शुरू हुई। इसीलिए ये कहा जाता है कि नियमित जनगणना का प्रारंभ तो हुआ 1881 में, लेकिन पहली जो जनगणना हुई वो जनगणना हुई कब? 1872 में। और आजादी, अगर ये पूछा जाए कि पूरे भारत की पहली जनगणना, तो इसी को माना जाता है, इसको नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि नियमित पहले कब हुई, तो नियमित पहले ये है। और अगर ये पूछा जाए कि शुरू कब हुई, तो शुरू होने का सन ये है। और यहाँ पर एक व्यक्ति था, एक पद का सृजन किया गया था जिसका नाम था क्या? सेंसस ऑफ कमिश्नर।
क्या नाम था? सेंसस कमिश्नर। तो ये जो सेंसस कमिश्नर हुआ करता था, ये सेंसस कमिश्नर कब तक? आजाद भारत से पहले ये व्यक्ति होता था जो भारत के पूरे क्या देखता था? जनगणना संबंधी कार्यभार इसको दिया जाता था। इकट्ठा करने वाला कौन कमिश्नर? उसे कहा जाता है क्या? सेंसस कमिश्नर। तो ये सेंसस कमिश्नर हुआ करता था और ये सेंसस कमिश्नर का पद भारत में चला कब तक? 1941 तक। कब तक चला? 1941 तक। भारत आजाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया और भारत में क्या हो गया? जब संविधान लागू हो गया तो 1949 में इस पद को नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया क्या? सेंसस कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार। और मतलब जो रजिस्ट्रार आज जिसको महापंजीयक कहते हैं, वो 1949 में इसका क्या कर दिया? नाम बदल दिया। और 1949 से ये निर्धारित कर दिया कि जो जनगणना होगी वो जनगणना संघ सरकार द्वारा कराई जाएगी। काय के द्वारा? संघ सरकार द्वारा। और इसको शामिल कर दिया किसमें? संघ सूची में। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो जनगणना देखते हैं वो जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब संघ सरकार कराती है, केंद्र सरकार कराती है। और अगर ये पूछा जाए क्या ये संवैधानिक है, तो हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अधीन क्या कराई जाती है? ये जनगणना का कार्य संपादित कराया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनगणना संघ सरकार का क्या है? विषय है। संघ सरकार इसके सारे पैसे का जो वहन होता है वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। संघ सूची का ये क्या होता है? विषय होता है, यानी केंद्र सरकार इसको संपादित कराती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246। अब इसके लिए जो नियम बना है उसके लिए है जनगणना, उसके लिए क्या है? 1948 की क्या है? जनसंख्या की जो नीति है, इसके अधीन क्या कराई जाती है? जनगणना कराई जाती है। ये भारत की पहली क्या है? जनगणना संबंधी नीति है। और इसके बाद नवीनतम जो जनसंख्या नीति है वो कब की है? 1976 की। अगर ये पूछा जाए कि जनगणना की नवीनतम नीति कौन सी कब स्वीकार की गई, तो 1976 में। और पहली जो नीति थी वो कब बनी थी? 1948 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जनगणना किस नीति के अधीन होती है, तो वो कायदे अधीन होती है 1948 की नीति के अधीन। ये बात समझ आ गई? तो देखो जरा, यहाँ तक हमने ये देख लिया कि मेयो ने शुरू की, विपिन ने क्या नाम से आपकी नियमित जनगणना शुरू की। अब 1951 की जनगणना क्या मानी जाती है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना मानी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंसस कमिश्नर नाम से नाम आता है, यह प्रश्न ये आता है कि भारत की जनगणना के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आता है हेनरी प्लानडेट का नाम, या फिर आपने डब्ल्यूसी प्लानडेट भी पढ़ा होगा। तो हेनरी प्लानडेट क्या थे? भारत के पहले क्या थे? जनगणना आयुक्त थे। ठीक है। तो हेनरी प्लानडेट का क्या आता है? नाम आता है। ये पहले क्या थे? जनगणना आयुक्त थे। इधर अगर नाम देखें तो यहाँ पर नाम किसका आता है? R.A. यहाँ पर देखो नाम आता है किसका? R.A. गोपाला स्वामी का। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नाम है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना का वो है R.A. गोपाला स्वामी। और भारत की पहली जनगणना का जो नाम है वो है क्या है? सॉरी, जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? हेनरी प्लानडेट। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो 1951 के बाद लगातार फिर क्या होगी? जनगणना होगी। अब 1951 के बाद जो अगली जनगणना होगी वो जनगणना कब होगी? 1961 में। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का 1956 में क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जनगणना कहाँ से शुरू हो जाएगी? 61 से शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? और अगर हम 2000 कब तक की 11 तक की जनगणना देखें तो यहाँ से अगर आप कुल मिलोगे 2011 की जनगणना को, तो संपूर्ण भारत की ये 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना पूरे भारत की 72 से लेके 2011 तक कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। और अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो ये कौन सी जनगणना होगी? 7वीं। तो स्वतंत्र भारत की 2011 की जो जनगणना है तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। इसी को अगर हम 21वीं सदी की देखें तो 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है। बात समझ आ गई? 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है। और वहीं पर स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और पूरे भारत की कौन सी? 15वीं जनगणना है। अब अगर 2021 की जनगणना होगी तो स्वतंत्र भारत की हो जाएगी 8वीं, 21वीं सदी की हो जाएगी 21वीं, और क्या नाम से आपकी भारत की हो जाएगी कौन सी? 16वीं। ठीक है। 2011 के जो क्या नाम से जनगणना आयुक्त थे उनका नाम क्या है? उनका नाम था सी चंद्रमौली। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन थे? सी चंद्रमौली। ठीक।
तो देखो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री चंद्र मौली, 2021 की जनगणना के आयुक्त होंगे श्री शैलेश कुमार। ठीक है, श्री शैलेश कुमार क्या होंगे 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त होंगे। 2011 की जो जनगणना थी उसके जनगणना आयुक्त थे श्री चंद्र मौली। यही बात 2011 की जनगणना को अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के जो जनगणना आयुक्त थे वो थे सचिन सिन्हा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के एमपी में कौन थे? सचिन सिन्हा। ठीक, इतना याद रह जाएगा क्या? इतना याद रह जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश के सचिन सिन्हा 2011 के, और 2011 के भारत के श्री चंद्र मौली, 2021 के भारत के श्री शैलेश कुमार, मध्य प्रदेश के कौन होंगे पता चल जाएगा। ठीक है, और 2011 की जनगणना भारत की इतनी जनगणना थी, 21 की इतनी होगी, 21वीं सदी की इतनी होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत? तो अब आगे बढ़े अपन। ठीक है, और 2 चरणों में होगी 21वीं जनगणना, मतलब 2021 की जनगणना भी 2 चरणों में क्या होगी? पूरी होगी। ठीक, तो 2 चरणों में पूरी हुई, और यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कितने प्रश्न पूछे गए? 29 प्रश्न। अब दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न कौन से हैं? तो ये प्रश्न वही है जो घर का मुखिया होता है उसके पास, उससे पूरी जानकारी ली जाती है, कितने बच्चे हैं, कितने उम्र के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन कहाँ रहता है, क्या व्यापार करते हैं, ऐसे प्रश्न। कितने? 21। अब यहाँ पर 2011 की जनगणना में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है क्या? कि जाति आधारित सवाल पूछे गए। जाति आधारित सवाल पूछे गए 1931 के बाद, और 1931 में शायद देश तो आजाद हुआ नहीं था। ठीक है, और 1941 में भी जाति आधारित सवाल पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा क्या हुआ था? 45 में क्या हो गया था? युद्ध हुआ था। तो उस वजह से ये हुआ था कि जाति आधारित जो जनगणना है उसके आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाए थे। ठीक है, आंकड़े इकट्ठे ना हो पाने के कारण ये माना जाता है कि आजादी के बाद 1931 तक क्या की गई? जातिगत जनगणना की गई, और 1931 से 2011 तक क्या नहीं की गई थी? जातिगत जनगणना नहीं की गई थी। इसका मतलब ये 2000, या तो ये मान लें कि 2001 की जनगणना में, 2001 की जनगणना में क्या नहीं किया गया था? ये वाला सवाल शामिल नहीं किया गया था कि आपकी जाति क्या है। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना में क्या किया गया? ये सवाल शामिल किया गया कि आपकी जाति क्या है। ठीक, अब यहाँ पर दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी? और अगर वहां से लेके यहाँ तक अगर जाति आधारित सवाल को पूछा गया है तो उसके पीछे अंग्रेज सरकार की मंशा क्या थी? ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरकार ये तर्क देती है कि भारत विविध भाषी देश है, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, अगर हम जाति आधारित सवाल पूछेंगे तो जातिवाद को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये तर्क निराधार है। ठीक है, इसके जाति के सवाल ना पूछे जाने से जातिवाद खत्म भारत में ना तो हुआ है और ना होगा। ठीक है, आपने देख लिया दुनिया भर के संगठन तैयार हो गए हैं, कोई ये सेना, कोई वो सेना, फलानी सेना, ढकानी सेना, ये सब क्या है? ये सब जातिवाद पर आधारित संगठन है जो तैयार होते हैं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। तो अगर 1931 से 2011 तक जाति को शामिल नहीं किया गया था तो सरकार के तर्क के आधार पर तो जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए था, बल्कि हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, जातिवाद लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से निरर्थक है जाति को ना रखना। दूसरी बात, अगर संवैधानिक दृष्टि से अगर आप देखें, आप कहोगे कितने सवाल जाति आधारित भले ना पूछे गए हो कि तुम चौरसिया, तुम पंजाबर, तुम फलाना, तुम ठिकाना, ये ना पूछा गया हो तो कम से कम ये जरूर पूछा गया है कि आप एससी से बिलोंग करते हैं, या आप एसटी से बिलोंग करते हैं, या आप ओबीसी से। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये सवाल भी कैसे है? जातिगत है। ठीक है, ये सवाल भी कैसे है? जातिगत है। लेकिन आपको किसी से तर्क वितर्क नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है अपनी जानकारी के लिए कि जातिगत जो प्रश्न थे 1931 तक नहीं किए गए थे। कारण ये था कि सरकार चाहती थी कि जातिवाद खत्म हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। एससी एसटी ओबीसी वाले सवाल पूछे जाते थे। फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर एससी एसटी वाले जब सवाल पूछे जाते थे तो फिर जाति वाले पूछने वाले सवालों को जब बंद कर दिया था तो एससी एसटी ओबीसी को पूछा जाता था। एससी एसटी ओबीसी इसलिए पूछा जाता था ताकि आपका परिसीमन किया जा सके, आपको आरक्षण दिया जा सके लोकसभा में, और किसमें? आपकी विधानसभा में आरक्षण दिया जा सके लोकसभा की सीटों में और किसकी
विधानसभा की सीटों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सके, इसलिए ये एससी ओबीसी के क्या पूछे जाते थे, सवाल पूछे जाते थे। तो 2011 की जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1931 के बाद पहली जनगणना है जिसमें क्या किए गए, जाति आधारित क्या पूछे गए, प्रश्न पूछे गए, सवाल पूछे गए। बात आ गई समझ में? तो अगर ये पूछा जाए कितने सवाल पूछे तो 29 सवाल पूछे, और अगर ये पूछा जाए कि जाति का जो सवाल था वो कब से बंद हो गया था, तो मैंने कहा कि यहाँ भी हुआ था लेकिन डाटा इकट्ठा नहीं हुआ था। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, ठीक है? तो चलो वो टॉपिक ही नहीं उठा रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर क्या था, ये आपका 41 तक भी जनगणना हुई थी, लेकिन आरक्षण उतना ज्यादा इस आधार पर आरक्षण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम ये याद रखते हैं कि अब जो जातिगत होगी उस आधार पर एक होगा, व्यवस्थित क्या मिलेंगे, आंकड़े हमें, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, तो 29 सवाल हो गए। अब पहली बात ये कि 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना में अगर हम देश देखें तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या संपूर्ण विश्व की क्या करती है, निवास करती है? तो संपूर्ण विश्व की 17.2% जनसंख्या क्या होती है, भारत में निवास करते हैं, ठीक। तो देखो, संपूर्ण विश्व की 17% जनसंख्या क्या होती है, भारत में रहती है, ठीक है। और जब भी जनगणना की जाती है, जनगणना में जब काउंटिंग की जाती है तो पहला व्यक्ति गिना जाता है देश का राष्ट्रपति। इसीलिए कहा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को जनगणना में पहले क्या नाम से गणना में मतलब पहले स्थान पर रखा जाता है, किसको, राष्ट्रपति को, ठीक। तो राष्ट्रपति पहले स्थान पर है। अब अगर अपन ये देखें कि जनसंख्या कितनी है, तो विश्व भारत का 6% है, किसमें, एमपी में, ठीक है। भारत का कितने प्रतिशत, 6% एमपी में है, और विश्व का 17.2% भारत में है। अब अगर इस जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर राज्य देखें जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश है। इधर अगर हम सबसे बड़ा जिला देखें तो कौन सा है, इंदौर है, ठीक है। इधर अगर हम सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले से संभाग देखें तो वो भी कौन सा है, इंदौर है। तो जब संभाग की बात आए तो भी इंदौर, ठीक है, और जब जिले की बात आए तो भी इंदौर, ठीक है। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा इंदौर और संभाग भी सबसे ज्यादा इंदौर। सबसे कम की अगर बात आती है कि सबसे कम जनसंख्या भारत में कहाँ है, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। इधर अगर सबसे कम जनसंख्या की बात आती है तो हरदा, तो मैंने कहा अगर ऑप्शन आ जाए तो निवाड़ी। और निवाड़ी क्यों, इसका कारण मैंने बता दिया था, ठीक है। तो हरदा और निवाड़ी, और संभाग की बात अगर आती है तो नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का वो संभाग है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है, और जिला कौन सा है, निवाड़ी 2011 के आधार पर। लेकिन वर्तमान में जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया का स्थान किसने ले लिया, निवाड़ी ने, और जनसंख्या के हिसाब से हरदा का स्थान भी किसने ले लिया, निवाड़ी ने। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में अब आपको अलग अलग जिले याद नहीं करना, अगर 2021 की जनगणना हो जाती है तो, ठीक है। तो निवाड़ी है और आपका हरदा है, दोनों में अंतर क्या है ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। और ये क्या है आपका, ठीक। तो ये तो राज्यों की बात होगी। अब अगर हम बात करें किसकी, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है और दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। वहीं अगर हम भारत के जिले की बात करें कि भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो सर्वाधिक जिला ठाणे, क्या, ठाणे, महाराष्ट्र। और सबसे कम जनसंख्या वाला है तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे जिला पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे, महाराष्ट्र, और सबसे कम जनसंख्या वाला है तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली, लक्षद्वीप कम, और अगर ज्यादा राज्यों में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा और सिक्किम सबसे, ठीक। अब देखो अगली बात, अब देखो बात करते हैं किसकी, शिक्षा की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, शिक्षा। तो संपूर्ण भारत का जो परसेंटेज है शिक्षा के मामले में वो कितना है,
74%। और इधर अगर अपन मध्य प्रदेश का परसेंटेज देखें तो मध्य प्रदेश का परसेंटेज कितना है? 70%। अगर ये पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का कितना शैक्षिक प्रतिशत है तो 70%। और अगर भारत का पूछा जाए तो कितना प्रतिशत है? 74%। अब इसके अंदर अगर हम मेल फीमेल देखें, इधर मेल फीमेल, और अगर इधर भी देखें क्या मेल फीमेल, ठीक है। तो देखो जरा, जब हम बात करते हैं किसकी? मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में पुरुष कितने ज्यादा साक्षर हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में पुरुषों का जो साक्षर है वो कितने हैं? 78%। और 60% क्या है? महिलाएं। तो 78% पुरुष साक्षर हैं और 60% क्या है? महिलाएं साक्षर हैं। वही अगर हम इधर क्या नाम से राज्यों में देखें तो 65% तो भारत के अंदर क्या महिलाएं साक्षर है, और 82% क्या है? मेल साक्षर है। मतलब पूरी साक्षरता दर में हम देखें 74% में, तो पूरे भारत में 82% पुरुष साक्षर है, 65% महिलाएं साक्षर है। वही अगर हम एमपी में देखें तो एमपी में 78% पुरुष साक्षर है, 60% महिलाएं साक्षर है। अब हम ये देखें कि सबसे ज्यादा साक्षर क्या नाम से शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक है। और सबसे कम शिक्षित राज्य की अगर बात करें तो बिहार है, ठीक है। इधर अगर हम बात करें कि इसकी सबसे ज्यादा शिक्षित क्या नाम से जिले की, तो वो कौन सा है? जबलपुर। और सबसे कम की अगर बात करें तो कौन सा है? अलीराजपुर, ठीक है। तो अलीराजपुर सबसे कम शिक्षित है मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। इसका 31 कुछ परसेंट है, ठीक है। 31 ही याद रखो, लगभग 31% क्या है? ये शिक्षित है। तो ना केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम शिक्षित जिला है, बल्कि पूरे भारत का सबसे कम क्या है? शिक्षित जिला है। कौन सा? अलीराजपुर, ठीक। अब अगर हम बात करें किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है। संभाग को भी ले लें तो सबसे ज्यादा जो शिक्षित संभाग की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सबसे शिक्षित संभाग कौन सा है? तो देखो, सबसे शिक्षित संभाग कौन सा है आपका? जबलपुर। और सबसे कम शिक्षित संभाग कौन सा है? पढ़ के नहीं आए अपन? इंदौर, ठीक है। कौन सा है? इंदौर। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक महिलाएं और पुरुष, तो देखो महिलाएं सबसे ज्यादा भोपाल संभाग में शिक्षित है और पुरुष सबसे ज्यादा इंदौर संभाग में क्या है? शिक्षित है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए महिलाएं सबसे ज्यादा किस संभाग में है, तो महिलाएं सबसे ज्यादा भोपाल में और इंदौर में सबसे ज्यादा पुरुष शिक्षित है या साक्षर है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि साक्षर 2011 में माना किसको है, ठीक है। ये भी प्रश्न पेपर में पूछ लेते हैं कि साक्षर किसको मानेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि 7 वर्ष के प्रत्येक वो नागरिक जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, न केवल सिर्फ लिखना, न केवल सिर्फ पढ़ना, जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक कुतर्क जागेगा, वो ये कि जो लिख लेगा वो पढ़ तो लेगा ही, जो पढ़ लेगा वो लिख तो लेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता, दस्तखत करने वाले पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर जो पढ़ लेते हैं वो शायद लिख भी नहीं पाते, तो ऐसा होता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित माना गया है? 7 वर्ष के। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लिख भी ले और वो पढ़ भी ले। तो प्रति हम यहाँ पर जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इस 74% में और मध्य प्रदेश के 70% में 7 वर्ष के वो बालक या बालिकाएं भी शामिल हैं जो लिख भी सकती हैं और जो पढ़ भी सकती हैं। बात समझ आ गई? तो ये बात और याद रखना। तो इनको माना जाता है क्या? शिक्षित। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा सबसे ज्यादा शिक्षित है, तो सबसे ज्यादा शिक्षित कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम कौन है? दादर एवं नगर हवेली। अगर जिले की बात करें सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है? तो सरचीप है। और सरचीप कहाँ है? मिजोरम में। और सबसे कम कौन सा है? अलीराजपुर, ठीक। मतलब ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शिक्षित भारत का जिला कौन सा है? मिजोरम में है, नाम क्या है? सरचीप। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है भारत का, तो अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का भी क्या है? अलीराजपुर सबसे कम शिक्षित जिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और
दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप ज्यादा है और दादर नगर हवेली, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, शिक्षा की, ठीक है। अब देखते हैं हम जनसंख्या घनत्व। अब देखो बात करते हैं किसकी, जनसंख्या घनत्व की। तो प्रश्न पहले तो यही उठता है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये कि इस तरफ घनत्व ज्यादा है, इस तरफ घनत्व क्या है, कम है। यानी पर किलोमीटर में के दायरे में कितने लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में सघन आबादी है या विरल आबादी है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि जनसंख्या का घनत्व, ठीक। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो देखो जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 300 कितना 82। और वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की, तो कितना है 236 ही है ना, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और प्रति वर्ग किलोमीटर अगर ये पूछे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इतना है, यानी 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। और अगर मध्य प्रदेश का पूछे तो इतना है, यानी 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, किसमें, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, बिहार में, ठीक है। ये तो क्या है, सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा हो गया ये। अब दिबांग घाटी किस राज्य का जिला था, अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर जनसंख्या क्या थी, कम थी। तो लेकिन ये तय नहीं है कि जहाँ की जनसंख्या कम होगी तो घनत्व भी कम होगा। ये केवल मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि दिबांग घाटी जिला है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश ही क्या है, अरुणाचल प्रदेश ही क्या है, जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। इधर अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है, भोपाल। तो सबसे कम कहाँ है, डिडोरी, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के जिस जिले में है वो है क्या, डिडोरी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के जिस जिले में है वो है क्या, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, पांडिचेरी, लिंगानुपात है पांडिचेरी में। यहाँ पर क्या है, दिल्ली, उत्तरी दिल्ली जिला है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अंडमान। अब ये आप कैसे रखोगे, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है अंडमान। तो जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो जब मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सोचोगे ये कोई कॉन्सेप्ट है, बड़ा है तो ये होगा वो होगा। ये केवल याद करने का मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि अंडमान निकोबार क्या है, क्षेत्रफल में ज्यादा है, ठीक है। एरिया है किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जो केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा क्या है, राज्य है। तो अंडमान में क्या हो गया, कम हो गया क्या, जनसंख्या घनत्व। और दिल्ली की तो सघन आबादी है, ये तो आपको पता ही है। तो वहीं पर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ तो कम ज्यादा देख लीजिए। अब जिले की बात करें, जिला तो उत्तरी दिल्ली क्या है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और सबसे कम कहाँ पर पाया जाता है, दिबांग घाटी, ठीक है। तो याद हो जाएगा, मतलब सबसे जिला अगर जनसंख्या घनत्व में पूछा जाए उत्तरी दिल्ली, कम पूछा जाए दिबांग घाटी, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए सबसे किसका जनसंख्या घनत्व का तो दिल्ली, कम पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, ज्यादा पूछा जाए राज्य बिहार, कम पूछा जाए, ठीक है। अब देखो आगे अगर लिंगानुपात की बात करें तो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943, ठीक है। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943। और एमपी का कितना है, कितना 931। तो एमपी का कितना है 931 और भारत का कितना है 943 पर 1000, ठीक है। यहाँ भी प्रत्येक, यानी अभी भी लड़कियां कम है, यानी 1000 लड़कियों पर 943 क्या है, सॉरी 1000 पर 943 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी भी संख्या अभी भी सुधार नहीं हुआ है। लेकिन अगर अपन केंद्र शासित, अगर हम राज्यों में देखें कि राज्य सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है, केरल। और सबसे कम कौन सा है,
हरियाणा, सबसे कम हरियाणा। वहीं पर यहाँ अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा काय में पाया जाता है? बालाघाट में। और सबसे कम किस में पाया जाता है? भिंड में। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है और सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट में है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम हरियाणा में है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है? पांडिचेरी। और कम की अगर बात करें, सबसे कम की अगर हम बात करें तो कौन सा है? दमनदीप। दमनदीप क्या है? सबसे कम है। ठीक है, और इधर तो कुछ ऐसा है नहीं है। यहाँ आपको कितने और कुछ रह गया क्या? जिला जिला नहीं, इसमें नहीं हो रहा है जिला। देखो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? माहे। माहे। ठीक है, और सबसे कम और दमनदीप भी है। ठीक है, दमन दीप। ठीक है, माहे। ठीक है, तो अब बात याद आ गई, समझ में आ गई बात? कुछ रह गया क्या करेंगे? दशकीय वृद्धि। तो देखो दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.20 से ज्यादा है। ठीक है, और 30 कहाँ पढ़ ली हुई है? हाँ, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि और भारत की दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में कितनी क्या की है? वृद्धि की है। ठीक है, तो सर्वाधिक जहां पर दशकीय वृद्धि देखी गई है वो राज्य है मेघालय, और सबसे कम जहां पर दशकीय वृद्धि देखी गई है वो है क्या? नागालैंड। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जहां पर दशकीय वृद्धि देखी गई है वो जिला है कौन सा आपका? इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। और सबसे कम जहां पर दशकीय वृद्धि अनूपपुर है, शायद है अनूपपुर। तो अनूपपुर सबसे कम और इंदौर सबसे ज्यादा। और कुछ रहा क्या? बस इतना आपको याद करना है। याद करने के लिए आपको 10 साल मिलती है जनगणना याद करने के लिए, लेकिन अगर 10 साल में भी जनगणना याद नहीं कर पाते तो आप सोचो। ठीक है, तो ये बात। दूसरी बात ये कि मैं आपकी इस वीडियो को बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कल जो परसों अपन ने वो देखा था ना राजनीतिक प्रमुख, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहन में कुछ चल रहा होता है और उंगलियों में कुछ चल रहा होता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक कमेंट आया कि सर आपका गलत है, और जो राष्ट्रपति शासन है एमपी में वो 77, 80, 92 में लगा है। ठीक है, तो मैं अब उसको जानता तो नहीं हूँ, अगर इतने में राष्ट्रपति शासन लगा और क्या नाम से आपका गलत है, तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा जो भी है कि उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ये बताने वाला था कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन रहा दिसंबर 92 से लेकर दिसंबर 93 तक, तो ये सबसे लंबा शासनकाल है मध्य प्रदेश का राष्ट्रपति शासन। ये मेरे दिमाग में चल रहा था। जिस समय मैंने वीडियो में एडिट किया तो मेरे दिमाग में वो रहा 1913 में, तो वहां पर ऐसा हो गया कि 13 में लिख गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हो जाता है कभी कभी। मैं दिव्य पुरुष तो हूँ नहीं, समझे? जो आप हो जो अपन है, धोखे से बस पहले पैदा हो गए और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया, बस इतना ही तो फर्क है। और ऐसा बड़ा फर्क थोड़ी होता है भैया, यहाँ और वहां में बस इतना ही फर्क है कि हम थोड़े से पहले आ टपके और आप लोग सौभाग्य से बाद में, हमारा दुर्भाग्य कि हम पहले हो गए। तो वो 92 ना होके, सॉरी 93 ना होके कितना है? 92 है। मैं ये बताना चाह रहा था कि सबसे लंबा है, इसलिए वो 93। ठीक है।